देख रहे हैं मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ AIP ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਰੈਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ प्रोसेस रहेगा? देखिए जी, जो स्टूडेंट्स फ्रेश अप्लाई करने जा रहे हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वो कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में होना चाहिए जी। अब ये कोविड-19 रेडीनेस प्लान क्या है? कुछ IRCC की वेबसाइट से कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ अपग्रेड हुए हैं, लिस्ट में आए हैं। तो ये वो कॉलेज हैं जो बच्चों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाने की इनको परमिशंस मिली है जी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप एडमिशंस ले, आप चाहे किसी भी प्रोविंस में जा रहे हैं, चाहे आप सस्केचुअन में, चाहे मैनिटोबा में, चाहे ओंटारियो में, चाहे अल्बर्टा में, चाहे आप ब्रिटिश कोलंबिया में है, चाहे आप क्या नाम है नोवा स्कोशिया है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, या फिर न्यू फाउंड लेब्राडोर है, न्यू ब्रंसविक है, किसी भी प्रोविंस में आप जा रहे हैं तो आपने पहला यही चेक करना है कि भाई क्या मेरा कॉलेज उस लिस्ट में है या नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये आप देखो कि जिसकी कंप्लीट फाइल है उसी का ही वीज़ा लगेगा। कंप्लीट फाइल का मतलब ये है कि उसका बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है। तो बायोमेट्रिक होगा बच्चे का तो उस बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी। तो पहली प्रायोरिटी उस बच्चे को मिलेगी जो कोविड-19 रेडीनेस प्लान वाली लिस्ट में है। साथ में उसका अगर क्या नाम है उधर से क्या नाम है अगर बायोमेट्रिक हो रखे हैं तो उसको पासपोर्ट सबमिशंस की रिक्वेस्ट आ जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी जिनकी फाइलें एम्बेसी में लगी हुई है और जिनका क्या नाम है कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में कॉलेज नहीं है तो उनको चाहता उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या उन बच्चों की फाइल होल्ड पे चली जाएगी। अगर वो बच्चा जेन्युइन है तो उनको वेट करना होगा जब तक उनका कॉलेज चाहे तो लिस्ट में आ जाए या फिर क्या नाम है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाए। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स है और हर एक बच्चे को समझना होगा कि किस किस बच्चे का वीज़ा लिया जा सकता है। और एक सबसे बड़ी बात आपके मंच के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, जो बच्चे ऑलरेडी रिफ्यूज बैठे हैं जी, उनके लिए ग्रेट चांस है वीज़ा लेने का। क्योंकि देखो अब नीड एंड सप्लाई की बात है जी। हाँ, नीड एंड सप्लाई का मतलब है कि भाई अब उनको नीड की अगर नीड है तो सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम कैसे कि एक कंट्री में वीज़ा लेने के लिए बायोमेट्रिक होना जरूरी है, फिंगरप्रिंट होना जरूरी है जी। तो जो मार्च के बाद जिनकी फाइलें लगी है लॉकडाउन के बाद उनका तो बायोमेट्रिक हो नहीं सका, हुआ नहीं अगर उनकी फाइल लॉन्च हुए थे। अगर पहले वाले बच्चे हैं जिनकी फाइल लॉन्च है और उनका लॉकडाउन हो उसका क्या नाम है वो बायोमेट्रिक हो रखा है तो VFS में, तो वही बच्चे ही हैं। ऐसे बच्चे चाहे जो वो 2016 में अप्लाई किया या 17 में अप्लाई किया, 18 में किया, 19 में किया या 20 में भी अप्लाई किया, जिनका लॉकडाउन से पहले जिनका बायोमेट्रिक हो रखा है तो चाहे तो बच्चों के वीज़ा लग गए वो पहुंच गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं अनलकली जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है जी, बट बायोमेट्रिक जरूर हो रखा है। बायोमेट्रिक 10 ईयर के लिए वैलिड है, 10 ईयर के लिए वैलिड है। उन बच्चों को मैं हमेशा इन्वाइट करना चाहूँगा कि आप जरूर आए। आपके एकेडमिक आपके पिछले वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए आपकी फाइल दोबारा रिलॉन्च की जाएगी और चांसेस हैं कि वीज़ा लग के, क्योंकि AIP आ चुके हैं बच्चों के लेकिन उधर से क्या नाम है बायोमेट्रिक नहीं है जी। ठीक है, तो अब कितने बच्चे होंगे जिनकी हाई कमीशंस में फाइल है जिनके बायोमेट्रिक हो रखे हैं? ठीक है, तो जिनके बायोमेट्रिक हो रखे थे उनको चाहे तो वीज़ा मिल चुका है जिनकी या उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं या रिजेक्शन आ चुकी हैं, या फिर वो बच्चे हैं जिनकी फाइलें लगी हुई है लॉकडाउन के बाद और उनके AIP आ गए या नहीं आए और उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रखा, वो भी नहीं जा सकते। तो आज की डेट में सिर्फ उस बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी जिसका लॉकडाउन के बाद अगर कोई फाइल लग रही है तो जिसका बायोमेट्रिक हो रखा है और कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में कॉलेज है जी। तो नीड एंड सप्लाई की बात करें, जाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ डिमांड ज़्यादा है लेकिन फाइलें कम है एम्बेसी में जिनके क्या नाम है बायोमेट्रिक हो रखे हैं। तो मैं अगेन बोलना चाहूँगा आप जरूर आए वेस्टर्न ओवरसीज के नियरेस्ट ब्रांच में, कम एंड मीट अस।
अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो रखा है, इट मीन्स आपका क्या नाम है कंप्लीट फाइल मानी जाएगी। आपके प्रोफाइल के हिसाब से को देखते हुए, आपके रिजेक्शंस को देखते हुए, आपकी पुरानी फाइल को देखते हुए, आपके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपकी एकेडमी को देखते हुए हम आपकी फाइल लगाएंगे दोबारा और आपका वीज़ा लिया जा सकता है जी। एक चੀਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੀਕ प्रोफाइल वाले ने वो भी कितने ना कितने जा सकेंगे। चांसेस मिल सकता है जी। अभी जो बच्चों की, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने पीछे भी अनाउंस बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं कि हमारे कंटिन्यूसली ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी बात हो रही थी, बच्चों के पासपोर्ट सबमिशंस की रिक्वेस्ट आ रही है। तो उसमें से ऐसे बच्चे हैं जो पीटी वाले हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके 5.5 बैंड 1 मॉड्यूल्स में हैं, तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मैथ में 43 नंबर्स हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो 6 वाले हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो 90% मार्क्स वाले भी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहाँ जो बच्चों की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ओपन हो गए तो वो खुले इसलिए ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाए, लेकिन फाइल एम्बेसी में कम है वो बच्चे जिनकी कंप्लीट फाइल है। तो कंप्लीट फाइल जिन बच्चों की है, अगर उनकी क्या नाम है एक अच्छा कंसल्टेंट उस पर वर्क करता है, उसका क्या नाम है अच्छी तरह से उसकी एसओपी और उसका एक रिलेवेंट कोर्स में एडमिशन करा के उसका वीज़ा लिया जा सकता है, तो बच्चों को चांस मिलेगा। जो बच्चे क्या नाम है अगर लो प्रोफाइल भी है, उन बच्चों को भी चांस मिल सकता है, बशर्ते कि ये पैरामीटर्स हैं कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कंसल्टेंट ठीक हो जो आपकी प्रोफाइल पे काम करे, ठीक है। एक ऐसा कॉलेज जिसमें क्या नाम है स्टडी के बाद आपको PSW मिले, एक ऐसा कॉलेज जो रिलेवेंट कोर्स में जा रहा हो, एक ऐसा कॉलेज जो आपके एकेडमिक कोर्स को देखते हुए आगे फर्दर ठीक ठाक स्टडी को के लिए है, एक ऐसा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जिस प्रोग्राम को आप कर रहे हो उसका आउटकम अच्छा है, और इधर से आपकी प्रोफाइल में आपका SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अच्छा होना चाहिए, आपके पास फैमिली की एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बैंड स्कोर अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा क्या नाम आपकी फैमिली के पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और वीज़ा लग सकता है। कुलदीप जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक अंकल जी आते हैं, एक स्टूडेंट के फादर आते हैं, तो मेरी जो कनाडा की डायरेक्टर है उससे मिले। मिलने के बाद बोले नहीं मुझे प्रदीप जी से मिलना है। मैंने कहा ठीक है जी मिलिए। सर 10 टाइम रिफ्यूज बच्चा, 10 टाइम 11th टाइम मेरे पास आ रहा है जी। तो अगर मैं उसकी प्रोफाइल की बात करूं 6.5 बैंड नो लेस देन 6, मैंने कहा जी प्रोफाइल तो ठीक है एकेडमिक को देखते हुए। फिर देखा जी उसकी मतलब इसकी प्रोफाइल तो ठीक है इसके आइल्स को देखते हुए। फिर उसके एकेडमिक पे गया, एकेडमिक में देखा पहले उसने मास्टर्स कर रखी है, मास्टर्स के नीचे उसकी बैचलर्स है, मास्टर इन होटल मैनेजमेंट, उसके नीचे क्या नाम है बैचलर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th। उसकी 12th में मार्क्स कम है, 12th में मार्क्स कम है, बच्चे का एक बार रिफ्यूज आ जाता है, 2 बार रिफ्यूज आ जाता है जी। उसके बाद वो बच्चा 1 या 2 बार तो एम्बेसी की गलती से रिफ्यूजल है, उसके बाद जितनी 8 या 7 बार रिफ्यूज है उससे आगे टोटल 10 टाइम है, तो वो सिर्फ एजेंट की गलती के कारण या पेरेंट्स की गलती के कारण। कैसे 2 या 3 बार 2 बार बच्चा रिफ्यूज हो जाता है तो बच्चा हताश हो जाता है कि जी मेरी तो एम्बेसी फीस मर गई, ठीक है, मेरे तो मेडिकल का गया और मेरे तो क्या नाम है जो ट्यूशन फीस है वो मैंने पे कर दी, ठीक है, उसमें जब मेरी फीस वापस आई तो मुझे 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। फिर उसने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने गेम खेलनी शुरू कर दी, डिफरेंट एजेंट्स के पास होके आए कि जी मैं इससे भी रिफ्यूज हुआ, इससे भी रिफ्यूज हुआ, इससे भी रिफ्यूज हुआ, इससे भी रिफ्यूज हुआ। मैंने कहा जी आप मेरे को सारे बताओ, अब आप चाय पीते हैं बैठ के बात करते हैं, सारे बताओ। तो दिखा रहे हैं ऑफर लेटर, सर 7 से 8 बार जो लास्ट में रिफ्यूज हो रहा है सिर्फ एंड सिर्फ स्टूडेंट की गलती के कारण है, स्टूडेंट के फादर की गलती के कारण और एजेंट्स की गलती के कारण। हर जगह जाके ठेके की बात करी, अच्छा कि जी पैकेज करो आफ्टर वीजा जी, आफ्टर वीजा। अब सर जितने भी कंसल्टेंट है जिन्होंने फाइल लगाई, मास्टर किए हुए बच्चे को और उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस भी है, उसको यूजी प्रोग्राम में डिप्लोमा में डाल रखा है। अरे भाई उसको पीजी डिप्लोमा में डालो, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में कैसे वीजा आएगा? और उस कॉलेज में एडमिशन करा रखा है जिसमें PSW नहीं है, प्राइवेट कॉलेज। तो एम्बेसी समझती है सर, एम्बेसी को पता है ऐसे ऐसे कॉलेजेस में क्योंकि ना तो फीस जाती, ठीक है, फीस यहाँ से शायद एजेंट क्या करता है कि जी 5 लाख 4 लाख रुपए फालतू बच जाएंगे, ठीक है, और वो इस तरीके से क्या नाम है ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जिसमें फीस नहीं जा रही। सर एम्बेसी को ही पता है, यहाँ चंडीगढ़ में एम्बेसी है, दिल्ली में एम्बेसी है, ईगल आई रखती है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेज पे, एजुकेशन प्रोवाइडर्स पे, इसके अलावा एजेंट्स पे भी कि किस कॉलेज की
प्रमोशंस किस तरीके से हो रही है, पर्टिकुलर ए कॉलेज विदाउट वीजा जाए जी, लो प्रोफाइल पे विदाउट फीस जाए, विदाउट फीस पे जाए, और लो प्रोफाइल पे जाए, 33% मार्क्स है तब भी जाए, ठीक है जी, आयस नहीं है तब भी जाए, आयस कम स्कोर है तब भी जाए। तो इस तरीके से एम्बेसी को पता है 8 बार रिफ्यूजल का यही रीजन था कि प्राइवेट कॉलेज और फीस बाद में, और कॉलेज भी समझता है कि इसमें फीस बच्चे की नहीं गई हुई है, दैट्स द रीजन। तो मेरी आपसे मतलब इतनी बड़ी डिबेट करने का एक ही पर्पज है, इतनी बड़ी डिस्कशन का, कि वीज़ा लिया जा सकता है, जेन्युइन तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन कम से कम चलो आपके क्या नाम है, हम क्या, मैं तो एक छोटी सी मैं चीज़ बोलता हूँ कि भाई अगर हमें गिदड़ का भी शिकार करना है तो हमारी प्रिपरेशन शेर की होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास वेपन शार्प नहीं होंगे तो हम किस तरीके से शिकार करेंगे, ठीक है। तो वेपन शार्प होने का मतलब क्या है, बच्चे को रिलेवेंट कोर्स में डालो और अपग्रेडिंग प्रोग्रेसिव में, ठीक है, और इसके अलावा अच्छे से उसकी एसओपी बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अच्छी तरह से फाइल मैच करके अच्छे तरीके से फाइल एम्बेसी में डालो, तो उससे वीजा लगने के चांसेस ज्यादा है। हमें पता है आगे गड़ा और जेरा है, ठीक है, तो हम तो खुद गिर रहे हैं ना उसमें कि प्राइवेट कॉलेज है, यूजी प्रोग्राम है, ठीक है, फीस गई नहीं हुई है, तो रिफ्यूजल आएगा ही आएगा। हमने उसको बोला जी देखिए आपका 10 बार रिफ्यूजल है, 11वीं बार रिफ्यूजल के चांसेस कम रखेंगे, ठीक है, आप मैं इसमें आपको 90% एंड अबव बोल सकता हूँ आपके बेटे का वीज़ा लिया जा सकता है। हमने उसकी प्रोफाइल को उठाया, पीछे उसने किया क्या हुआ है, उसने क्या नाम है होटल में जॉब की है जी, ठीक है, हमने उसको बेस बनाते हुए पीजी डिप्लोमा कलोनी मैनेजमेंट उसको दिया, ठीक है, जो उसके प्रीवियस एजुकेशन है, जो प्रीवियस एजुकेशन एंड प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, उससे आगे फर्दर हमने अपग्रेड एजुकेशंस में पीजी प्रोग्राम में सेम कोर्स दिया जिससे उसका वीजा लिया जा सकता है। तो अब अगर एम्बेसी वीजा नहीं देती मान लो, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारी प्रोफाइल में तो कमी नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे तो रिफ्यूजल तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो वीजा लेने के लिए ये सारी चीज़ें होनी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਏਜੰਟ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ सर। कुलदीप जी, इसमें यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। जैसे आपको पता है लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से नहीं मिल पाया था, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो हम गवर्नमेंट जो जिस तरीके से हमें जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम ये ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो कर रहे हैं चंडीगढ़ में होटल अरोमा 28 नवंबर सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 5 बजे तक चलेगा। इसमें हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, हर एक कंट्रीज़ के डेलीगेट्स को बुलाया है जी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो भटक रहे हैं आज की डेट में, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चा कई बार क्या होता है कि कंसल्टेंट तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो डेलीगेट कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती होगी तो वो यस करेगा, नहीं तो मना कर देगा। दैट्स द रीजन वी आर कमिंग विद ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो, जिसमें बच्चों को चांस मिलेगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट से मिलने का। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जी वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी रखें और क्या नाम है 28 नवंबर को होटल अरोमा चंडीगढ़ पहुंचे सुबह 10 बजे। और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कोविड चल रहा है, आपको पता ही है, तो आप अपना प्रियर अपॉइंटमेंट के साथ आएँ तो इट विल बी मोर बेटर। तो मेरी एक वेबसाइट है western-overseas.com, उसमें ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो फेयर के नाम से है ये वेस्टर्न ओवरसीज़ का, ठीक है। इसमें ऑनलाइन आप इंक्वायरी भर दीजिए तो ताकि हम आपको प्रायोरिटीज पास दे देंगे। प्रायोरिटीज पास का मतलब क्या हुआ है कि आपको पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा, उस टाइम पे आके आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से मिल लोगे, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे रिफ्यूजल हैं, चाहे आप फ्रेश हैं, ठीक है, आपका गैप है,
या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप मैरिड है आपके चाहे बच्चे भी हो रखे हैं, तो हर एक प्रोफाइल को यहाँ एंटरटेन किया जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, साथ साथ में अपनी फैमिली के बारे में, आपके फादर मदर क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है, उनकी एनुअल इनकम क्या है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। आपके मैथ में नंबर कितने हैं, 12th में नंबर कितने हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं, मास्टर्स में कितने हैं, किस स्ट्रीम से आप पास आउट हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे आपकी एजुकेशन के हिसाब से कि आप पर्टिकुलर किस कंट्री के लिए आपका वीज़ा लिया जा सकता है और किस प्रोग्राम में और किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका वीज़ा आ सकता है, एज वेल एज कौन से प्रोविंस में, कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट्स में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के डेलीगेट्स आपको बताएंगे अपने कॉलेज के बारे में, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में और प्रोग्राम के बारे में। वेस्टर्न ओवरसीज की टीम को बताएगी कि किस तरीके से आपने वीज़ा लिया जा सकता है। कनाडा जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूके जाना है, यूरोप जाना है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं फाइलिंग के टाइम पे जिसमें आपका वीज़ा लग सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन 28 नवंबर को ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो में होटल अरोमा में मिलेगी, सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक। जी, सो ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਲਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਕਦੀ ਜੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ? नहीं, बैंड रिक्वायरमेंट तो सेम रहेगी जी। 6 ईच की रिक्वायरमेंट तो 6 ईच ही है, 7 बैंड है तो 7 ही है। लेकिन ये हमने भी क्या नाम है इंफॉर्मेशन देखी, मेरे पास भी ये आर्टिकल आया था। लेकिन हमने अभी तक बच्चे जो भी इनरोल कर रहे हैं हम एकेडमिक पे ही इनरोल कर रहे हैं। कोई बच्चा आएगा तो डेफिनेटली, अब देखो ये तो हाई कमीशन की बात है, अब डिपेंड करता है कॉलेज का एंट्री क्राइटेरिया क्या है, कॉलेज एकेडमिक मांगता है या जीटी मांगता है जी। तो इस चीज़ का तो कॉलेज टू कॉलेज की बात है। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇਕਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ PTE ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। PTE ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ? देखिए जी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स खुद जानते हैं। ऑफलाइन आप भी बता रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल पटियाला का जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार 2 बार करना पड़ा। जी जी, तो ये एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है आइल्स रियलिटी टेस्ट, पीटी रियलिटी टेस्ट। ये कुलदीप जी क्या है कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक जो यू कैन से प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं जी जी, तो सेम इसी तरीके से, या मैं कह सकता हूँ फाइनल मैच से पहले रिहर्सल मैच जैसे है। तो ये आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल पीटी पियर्सन के सेम पैटर्न पे हम ये एग्जाम लेते हैं। अब जैसे अगर आइल्स रियलिटी टेस्ट की बात करूँ तो वी बुक द वेन्यू, हम पहले वेन्यू बुक करेंगे स्टूडेंट के शहर में आके, जो जलंधर है, अमृतसर है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जहाँ भी है। अभी जैसे 2 हो रहे हैं पटियाला और बठिंडा, हमने वेन्यू बुक किया। अब वहाँ पे हमें जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल जो रिसोर्स यूज करती है, टेबल्स, ठीक है, हेडफोन, सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। उसी तरीके से हम रूम बुक करते हैं, रूम बुक करके एक रूम में एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट, ठीक है, 1-to-1 स्पीकिंग। तो यहाँ पे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये चारों मॉड्यूल्स हम कवर करते हैं, 1 डे में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हर एक बच्चे को ना फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस होती है। जो फाइनल एग्जाम में जाता है ना तो उसके पैर कांपने लग जाते हैं, और बच्चा जहाँ स्टैंड करता है एग्जैक्टली, मान लो 6 बैंड का स्टैंड करता है, उसके 6 बैंड नहीं आते, 5.5 रह जाते हैं। तो जब बच्चों से पूछा जाता है तो 90% बच्चों का एक ही मतलब होता है कि यार मैं ना वहाँ पे घबरा गया था। तो फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, पहली बात तो ये रिमूव होंगी, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट बच्चा कहेगा कि उस प्रोसेस से निकल चुका है ना। और जो फाइनल एग्जाम में जाएगा तो उसको पता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। हॉल में एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, हॉल में एंटर होने के बाद किस तरीके से चलेगा, जो इन्विजिलेटर है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या क्या नहीं है। तो ये रियलिटी टेस्ट में सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा हमारा जो पासिंग, जो हमारा जो मार्किंग पैटर्न है वो सेम है जो ब्रिटिश काउंसिल का, आईडीपी का, या फिर क्या नाम है पियर्सन का है। तो जो हम बताएंगे
कि भाई बच्चा 5.5 है तो 5.5 ही है, 6 बैंड है तो 6 ही है, 7 बैंड है तो 7 ही है जी। तो हमारा जो मार्किंग पैटर्न है वो सेम है जो आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन का है। तो बच्चा अपना असेसमेंट हो जाता है बच्चे का कि वो कहाँ स्टैंड करता है, वो कितने पानी में खड़ा है अभी। और इसके अलावा जब हम रिजल्ट्स देते हैं तो वो ठीक उसी प्रोसेस में देते हैं जिस प्रोसेस में फाइनल एग्जाम का होता है जी। तो बच्चे को फिर हम यहाँ पे ये जरूर बताते हैं कि भाई उसको पूरा एसेस करके कि भाई तेरे 5.5 बैंड आए तो क्यों आए, ठीक है। और उसमें हम अपनी जो फैकल्टीज़ है हमारी वो पूरी एडवाइस करती हैं कि भाई आपको किस किस लेवल पे जाके अपने एफर्ट्स करने हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में। तो पूरा बच्चों को पूरी बताई जाती है, तब स्टूडेंट्स इससे ना बड़े बच्चे बेनिफिट लेते हैं। 2019 में हजारों बच्चों ने दिया जी। अब 2020 में लॉकडाउन आ गया तो वो एक रीज़न था, लेकिन अब दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास सीटें भी बड़ी लिमिटेड रह गई हैं क्योंकि डे बाय डे स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे तो वेट ही कर रहे थे कब ये खुलेगा, कब ये हम स्टार्ट कर दे पाएंगे। तो अगर आप भी नर्वसनेस, फियर, फोबिया, एंजाइटी अगर अपनी दूर करना चाहते हैं और अपनी असेसमेंट करना चाहते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं तो ज़रूर आइए। IELTS रियलिटी टेस्ट 19 नवंबर पटियाला और 26 नवंबर बठिंडा में। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है IELTSrealitytest.com। अगर IELTS का देना है तो IELTS को क्लिक करिए, PT देना है तो PT पे क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक करा लीजिए जी। सो कैनेडा, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK, यूरोप ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IELTS ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Today we are happy to announce that we have got one more visa after lockdown of Miss Vijeta, who is going to study Master of Information Technology, major in software development in Southern Cross University, Melbourne campus. First of all, I would like to congratulate her. In 2019, I have done my Bachelor of Computer Science and I got 63% marks, and after that I decided to do IELTS from the Western Overseas Institute and I got 6 band and more than 5.5 band. To apply for my visa, I visited many of consultant from my city, but they replied that you are not eligible for Australia because for the master degree every student need 6.5 band, and then I have no chance to apply for Australia and I was in dilemma. Then I went to the Western Overseas and I met with the Azad sir, and they satisfied me that you can apply for the Australia, and I will definitely thank to the Western Overseas team and especially to the Azad sir that I got my visa within the 4 days after closing my file. Congratulations ਹਰਮਿੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਤੇ 56% ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। Thank you, ma'am. Actually, I feel really happy that I have got the AIP. So now I will discuss my profile. I completed my senior secondary in 2017 and I got 56% in that. Then in 2018, I gave the entrance exam of JEE Main, and then I did the IELTS. In IELTS, I got overall 6.5 bands and not less than 6. And then I applied my file from the Western Overseas, and now you can see I have got the AIP. So I am really thankful to the board. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਜੋਤ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਤੀ ਮੈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Hello everyone, my name is Malkiyat Singh. I am from Jalandhar, Punjab, India. Last year, I have completed my graduation from City Group of Institute in BCA, Bachelor of Computer Application, in which I got 6.36 CGPA out of 10 CGPA. And now I got my UK visa
this is possible because of Western Overseas.